हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 का, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग उसका पार्ट 5 देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी कंसेप्ट्स है, तो हो सके तो सब लोग हेडफोन लगा के कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे और जो मैं बताऊंगी आपको वैसे इमेजिन करते चलो। फिजिक्स में आप जितना इमेजिनेशन पावर अच्छा करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और जब मैं बोलूँ नोटबुक एंड पेन निकाल के बैठो, नोटबुक एंड पेन पे अपनी खुद की नोट्स बनाते चलो बच्चों, क्योंकि खुद की हैंड रिटन नोट्स हमें सबसे ज़्यादा समझ में आती है। और जो भी चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर जितने भी हमने लिए हैं सभी चैप्टर्स का रिवीजन प्रॉपरली करना है। इसके लिए बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए खुद के नोट्स बना के रखो। और जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करनी चाहिए और डेरिवेशंस को कैसे लर्न करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। फिलहाल आप स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो मैं बता रही हूँ उसको बस सुनो, अच्छे से सुनना है, पॉज करके खुद डेरिवेशंस लिखना है और हो सके तो वीडियो आगे देख के फिर उस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें से आप प्ले कर सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग उसमें नोट्स वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सभी बातें हमने स्टडी की। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी, क्योंकि इसके पहले जो हमने स्टडी किया था उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया था किसी भी फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए कैसे लर्न करना है, उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद रहेगा और उस टॉपिक को आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से अप्लाई करते आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ मैं। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलोम्स फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, कूलोम्स फोर्स का यूज करके वर्क डन कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया था, वर्क डन का यूज करके पोटेंशियल कैसे निकालना है ये हमने स्टडी किया था। तो बस वही फॉर्मूलेज में वापस यहाँ रिवाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारी जगह पे हमने वो फॉर्मूले यूज किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, कूलोम्स फोर्स। तो कूलोम्स फोर्स क्या होता है, देखो कूलोम्स फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा था कूलोम्स फोर्स का। मतलब दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है R। तो Q1 एंड Q2 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो फोर्स क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा था वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है, देखो मैंने आपको इसको लर्न करने के लिए है ना एक फॉर्मूले का ट्रिक बताया था, वैसे हमने डिराइव किया है इस फॉर्मूले को। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने डिराइव करके दिया है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला लिखने के लिए हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। तो फोर्स ऑलरेडी हमारे पास है तो उसको आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो 1/4πε0। शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने के लिए ये फॉर्मूला, अगर कोई भूल जाता है, क्योंकि देखो सभी फॉर्मूले जिसमें सेम दिखते हैं, कहीं R स्क्वायर है कहीं R है, कहीं दो चार्ज है कहीं एक चार्ज है, सभी फॉर्मूले सेम दिखते हैं। तो ये बेटर एक ट्रिक है याद रखने के लिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे एक R है तो ये एक R कैंसिल होता है और हमें मिलता है वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद वर्क डन का यूज करके हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था। पोटेंशियल के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू
पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऐसे हमने स्टडी किया था, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब चाहे Q2 का पोटेंशियल लिख रहे हैं आप लोग तो डिवाइड बाय Q2 करो, Q1 का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो Q2 से डिवाइड करो, Q2 का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो Q1 से डिवाइड करो। मान लो मैंने Q1 से डिवाइड किया तो मुझे पोटेंशियल क्या मिलेगा, मतलब दो चार्जेस है उसमें से एक चार्ज कैंसिल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R अपॉन Q1। तो इसमें Q1 कैंसिल होगा और Q2 का कितना पोटेंशियल है ये मुझे मिलेगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय R, ओके, या फिर Q1 डिवाइड बाय R, ऐसे मुझे फॉर्मूला मिलेगा। मतलब यहाँ सिंगल चार्ज होता है, यहाँ पे मैं बस Q कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे Q कर दो, ठीक है, Q डिवाइड बाय R ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यही पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करके आज हम लोग आगे के पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। मतलब दो पॉइंट चार्जेस का अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव करना है, 2 पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, देन n चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसके बाद डाइपोल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहेगा, ये सभी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं टॉपिक थोड़ा सा इमेजिनरी है तो इमेजिन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए। जब आप फ्रेश मूड में होगे तो लेक्चर देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चों बहुत सिंपल है, देखो कोई भी चीज जब हम लोग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस करते हैं, मतलब मान लो मैं यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, मैंने यहाँ पे रखा है, किस एक टेबल पे रखा है। अब जब मैं ये चीज यहाँ से उठाऊंगी तो अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका जो फोर्स है, उसका जो वेट है वो कहाँ पे है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब मैं इसको उठाऊंगी तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना है, मतलब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसको उठा रही हूँ। तो जब मैं उसको ऊपर लेके जाती हूँ तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है। तो किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब हम फोर्स लगा के कुछ वर्क करते हैं, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट हैपन, एक मिनट, हाँ, वर्क डन का दूसरा नाम क्या होता है, आई शुड चेंज द कलर, है ना, एक मिनट। तो बच्चों वर्क डन का ही दूसरा नाम होता है, वर्क डन का ही दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम वहां पे तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर दिया, अब कौन से फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना है, देखो मैं बताती हूँ। मान लो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, चार्ज का सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स दिए, एक मैंने ए पॉइंट दिया एंड दूसरा मैंने बी पॉइंट दिया, ऐसे 2 पॉइंट्स दिए Q1 एंड Q2। मान लो ये दोनों पॉइंट्स मैंने कहाँ पे रखे हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स को मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। सो दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज को Q1 से मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है, इसका डेरिवेशन तो हम लोग देखेंगे ही। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लेके आए, मतलब अभी इसको तो मुझे वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां पे कोई फोर्स ही अवेलेबल नहीं था, वो इजीली आ गया, बहुत इजीली आ गया वहां पे। क्योंकि कहीं पे मतलब मान लो कोई स्लोप है, किसी स्लोप के ऊपर से आपको जैसे गाड़ी चलानी होती है तो आप गाड़ी चलाओगे तो बहुत इजीली वो गाड़ी नीचे आ जाएगी, उसके लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको स्पीड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ये चार्ज बहुत इजीली आ गया क्योंकि वहां पे दूसरा कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब ये चार्ज आ गया, मतलब ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, लेकिन हुआ क्या देखो, अब ये चार्ज जब यहाँ पे आया तो इस चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे खुद का इलाका बना के रखा, मतलब उसने उसका खुद का पोटेंशियल बना के रखा।
मतलब वो अभी क्या बोलता है कि अभी अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आता है तो मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा, उसको मैं अपोज करूंगा। ऐसे ये Q1 ने किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसका इलाका बना के रखा, उसकी फील्ड बना के रखी। अब जब मुझे इस Q2 को यहाँ पे लाना है B पॉइंट पे, तो ये उसको अपोज कर रहा है, ये उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। इसका मतलब इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए मुझे एफर्ट करने होंगे, मतलब मुझे फोर्स लगाना होगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है वर्क डन। तो इसको वहां से यहां तक लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत सिंपल है बच्चों। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ पे असेंबल किया, मतलब प्रेजेंट लोकेशन पे इनको असेंबल किया, इकट्ठा किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रेजेंट लोकेशन पे इनको इकट्ठा किया। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना, इसको वहां से यहां लाने के लिए कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, total amount of work done to assemble the system of charges। अभी यहाँ पे मैंने दो ही चार्जेस ले, ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो फिर Q2 को लाया, उसके बाद Q3 को लाया, फिर Q4 को लाया, ऐसे बहुत सारी सिस्टम है चार्जेस की, सबको मैं लेके आई, सबको असेंबल किया, और असेंबल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। इसका मतलब assemble the system of charges by bringing them from infinity to the present location। जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां पे लाने के लिए मुझे कितना एफर्ट लेना पड़ा, कितना फोर्स लगाना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज the amount of work done required to assemble the system of charges from infinity to the present location is known as electrostatic potential energy। okay? अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्जेस के लिए कितनी होगी वो हमें निकालना है, देन n चार्जेस के लिए कितनी होगी वो हमें निकालना है, उसके बाद डाइपोल के लिए कितनी होगी वो हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके लिए कितनी होगी ये भी हमें निकालना है। स्टेप बाय स्टेप सभी डेरिवेशंस हमें देखने हैं। देन एंड में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो मैं सॉल्व करके दूंगी आपको, देखते हैं वो आपको आता है कि नहीं। और उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हो सके तो वीडियो एंड तक जरूर देखो बच्चों, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसको अपनी नोटबुक में कॉपी जरूर करना है सब लोगों ने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, दो चार्जेस के लिए कितना वर्क डन लगेगा वो मैं पहले निकालूंगी, मतलब दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर n चार्जेस की निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, अभी देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे x एंड y एक्सिस, ठीक है। इस x एंड y एक्सिस पे मैंने एक A पॉइंट लिया जहां पे मैंने Q1 चार्ज है उसको लेके आई। पहले हमने क्या किया, इसको मैं कहां से लेके आने वाली हूँ, रुको, यहाँ पे मैंने Q1 चार्ज लाना है R1 डिस्टेंस पे, यहाँ मैंने लिया B डिस्टेंस, B पॉइंट जहां जिसको मैंने कहाँ पे रखा है R2 डिस्टेंस पे, एंड इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, दैट इज R12। ये दो चार्जेस का डिस्टेंस है। अब देखो दो चार्जेस हमने कहाँ पे रखे हैं, Q1 एंड Q2। आप डायरेक्टली डायग्राम निकालोगे ना तो बच्चों Q1 Q2 A एंड B के ऊपर डायरेक्टली दिखा देना एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ इसलिए मैंने उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो पहले मैंने इसको कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट एज यूजुअल, आपको अगर एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला है तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंसिडर two charges Q1 and Q2 situated के बजाय लोकेटेड लिखते हैं
Q1 and Q2 at a point A and B, which is at R1 and R2, from the origin. ओके, ये पहला पॉइंट आएगा. फ्रॉम द ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे है, R1 एंड R2 जितने डिस्टेंस पे है, ये है हमारा O पॉइंट. ठीक है. अब सबसे पहले बच्चों में किसको लाऊंगी, Q1 को. तो Q1 को मैंने यहां से लाया डायरेक्टली, यहां से उठा के मैं Q1 को इधर लेके आई. ठीक है. Q1 को लाने के लिए मुझे कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स ही अवेलेबल नहीं था, ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ना कोई दूसरा चार्ज था अपोज करने के लिए. उसको किसी ने भी अपोज नहीं किया, उसकी वजह से मुझे कुछ भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. तो उसको मैं डायरेक्टली लेके आई, मतलब वर्क डन वहां पे कितना था, 0. ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे, नो वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग a unit positive charge Q1 from infinity to a point A. ए के ऊपर लाने के लिए मुझे कोई भी वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ी. इसका मतलब W1 कितना है, यहाँ पे 0 है. अंडरस्टैंड एवरीवन. ये मेरा सेकेंड पॉइंट रहेगा. अब जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, आने के बाद मैंने आपको बताया, यहाँ ही उसने खुद का इलाका बना के रखा, खुद की फील्ड बना के रखी, जो अभी उसके ऊपर राज करा है. वो बोल रहा है कि दूसरे चार्ज को मैं मेरे इलाके में आने नहीं दूंगा. ठीक है. इसका मतलब वो अभी दूसरे चार्ज को अपोज करने का काम करेगा. तो थर्ड पॉइंट अभी क्या होगा, देखो, वो चार्ज जब वहां पे आएगा तो उसने क्या किया, अभी खुद का पोटेंशियल बना के रखा. और मैंने आपको बताया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो चार्ज हमने जिसका पोटेंशियल लिखना है वो चार्ज डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस, है ना. दैट मीन्स नाउ द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 इज क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1. ये उसका पोटेंशियल रहेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब इसने पोटेंशियल बनाया, अभी मुझे Q2 को लाना है. Q1 को तो मैं इधर लेके आई, ये Q1 यहाँ पे नहीं है, अभी बस क्या है, Q2 है. अब Q2 को मुझे जब यहाँ पे लाना है B पॉइंट पे, ये उसको अपोज करने का काम कर रहा है. इसका मतलब मुझे अभी क्या लगेगा, यहाँ पे वर्क डन लगेगा. और बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया. पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना. ये होता है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज, Q2 को लाने के लिए कितना वर्क डन किया वो. तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एज इट इज रहेगा, और ये पोटेंशियल किसका, V1 का, फर्स्ट चार्ज का, और पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज Q1 इंटू Q2 बनेगा हमारा वर्क डन. ठीक है. अब इसका मतलब मुझे वर्क डन लगेगा अभी Q2 को उस पॉइंट पे लाने के लिए. तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, देखो, नाउ वर्क इज डन टू मूव a charge Q2 from infinity to point B due to potential of a charge Q1 ओके. तो क्या बनेगा, देखो, V1 इज इक्वल टू, इससे हमें क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1. ये है ना पोटेंशियल, ऑलरेडी लिखा है, मुझे लगता है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वर्क डन लिखती हूँ, चलेगा. तो वर्क डन कितना हुआ, W2 इज इक्वल टू, ये वर्क डन है,
W2 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज पोटेंशियल, मैंने क्या बताया, पोटेंशियल इनटू चार्ज ना, तो पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज Q1, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज Q1 इंटू Q2, ओके। तो ये कितना है देखो, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज Q1 मतलब V1 रहेगा वहां पे, तो W2 मुझे कितना मिलेगा, W2 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2, तो V1 कितना है बच्चों, W2 इज इक्वल टू V1 है 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 इंटू Q2, तो ये मुझे मिलेगा W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 नहीं रहेगा, R12 बनेगा, क्योंकि मुझे अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है R12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी R12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों। ये है वर्क डन, और वर्क डन का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने बताया, मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन में कि वर्क डन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे लिखो, चाहे तो ये फोर्थ पॉइंट था ना, अब इसको मैं फिफ्थ नाम देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, बट वर्क डन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, ज्यादातर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग U से ही डिनोट करते हैं। तो बच्चों U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हमें मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये सभी फॉर्मूलेज याद रखने हैं, फोर्स, वर्क डन, देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, देन व्हाट इज दैट, पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, पोटेंशियल में एक ही चार्ज होता है, इसमें 2 चार्जेस, जस्ट लाइक द वर्क डन। वर्क डन का ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे वापस डिराइव किया है, ऐसे उसका मीनिंग है, और वहां पे हम लोग उसको यूटिलाइज करके उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जल्दी से इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, कम ऑन, ओके। अब देखते हैं, ऐसे ही हम लोग n चार्जेस के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये वाला देखो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अभी हमने क्या किया देखो, अभी मैं वापस वही डायग्राम यहाँ लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे A पॉइंट पे हमने कौन रखा है, Q1, ये A पॉइंट पे। B पॉइंट पे मैंने कौन लिया है, B पॉइंट पे मैंने लिया है Q2, है ना। अब मैं यहाँ C पॉइंट लेती हूँ, मान लो C पॉइंट मैंने लिया, मुझे यहाँ Q3 लाना है, एंड D पॉइंट मैंने लिया, मुझे यहाँ कौन लाना है, Q4 लाना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मुझे इसको लाने के लिए क्या करना है, देखो मैं ये Q4 बाद में लेती हूँ, Q1 एंड Q2 तो हमने ला के रखे, अब Q3 एंड Q4 यहाँ पे है, Q3 एंड Q4 एंड सो ऑन, n चार्जेस के लिए हम लोग लेंगे बाद में, बट अभी मेरा Q3 मुझे लाना है। तो बच्चों Q3 लाने के लिए वापस मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे डबल से वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां 2 चार्जेस मुझे अपोज करने के लिए बैठे हैं, कौन सा, एक Q1 एंड Q2। तो जब मुझे Q3 को यहां से यहां तक लाना है, तो इन दोनों का अपोजिशन मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, मान लो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट देती हूं, नाउ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q3 from infinity to the point C। Q3 को हम यहां से यहां तक लेके आएंगे C तक, तो हमें किसके अगेंस्ट वर्क डन करना है, पॉइंट C अगेंस्ट द चार्जेस, 2 चार्जेस है ना वहां पे, उनके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना है।
अगेंस्ट द चार्जेस Q1 एंड Q2। तो वो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस है ना, Q1 कैसे लिखेंगे हम लोग, Q1 इंटू Q3 अपॉन R13, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा R13, Q1 इंटू Q3, इसके अगेंस्ट मुझे काम करना है और Q2 के अगेंस्ट भी काम करना है, वो भी मुझे ऐड करना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन R23, मतलब Q3 को Q1 भी अपोज कर रहा है एंड Q2 भी अपोज कर रहा है, QT बोल दिया हमने, QT बाय Q1 Q3 को Q1 अपोज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे ये वर्क डन करना पड़ेगा, और उसको Q2 अपोज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे ये वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी टोटल वर्क डन मुझे ये लगेगा, किसके लिए, Q3 के लिए, ठीक है। अब मैंने Q3 को यहाँ पे लाके रख दिया, अब कौन है Q4, अब Q4 के अगेंस्ट, Q4 के लिए मुझे वापस वर्क डन करना पड़ेगा, कितने चार्जेस का वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, 3 चार्जेस के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी Q4 को मुझे लाना है तो अभी अपोज करने के लिए ये साहब बेटे हैं, ये साहब बेटे, ये भी साहब बेटे, 3 है, तो तीनों को अपोज करके मुझे वहां पे उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। वर्क डन required to move a charge Q4 from infinity to the point D के ऊपर लाना है, to the point D अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, 3 चार्जेस के अगेंस्ट द चार्जेस कौन से हैं, देखो Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। तो क्या बनेगा, जैसे ये 2 मैंने बनाए वैसे मुझे बनाना है, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट लगाया तो भी चलेगा, इसको कॉमन निकाल के, जैसे मैंने लिखा Q1 इंटू Q4 अपॉन R14, उन्हीं बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा, दैट इज R14, इन दोनों के बीच में ये उसके बीच में ये डिस्टेंस मुझे दिखाना है, थोड़ा इसको साइड में लगाते हैं। ये कौन सा है, देखो यहाँ पे मैंने लिया B पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने D पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R14, इन दोनों के बीच में R34 आएगा, इन दोनों के बीच में R24 आएगा, ये 2 है ना, Q2, ये Q2, Q1 Q2 Q3 ऐसे, ठीक है, प्लस Q1 हो गया, अब Q2 भी अपोज करेगा 4 को, तो ये R24 बनेगा, Q3 भी अपोज करेगा 4 को, तो ये R34 बनेगा, ठीक है, ऐसे तीनों का डिस्टेंस बनेगा। ऐसे ही बच्चों ये मैंने 4 चार्ज के लिया, उसकी वजह से 3 चार्जेस अपोज कर रहे हैं, अब ऐसे मैंने n चार्जेस लिए मान लो, तो n चार्जेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नाउ वर्क डन टू ब्रिंग n charges in the system क्या बनेगा, देखो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, समेशन लेंगे, अभी समेशन सबको ऐड करना है, Q1 Qn Q2 Qn Q3 Qn ऐसे सबको ऐड करना है, तो हम एक कॉमन सा फॉर्मूला ले लेते हैं, Qj इंटू Qk डिवाइड बाय Rjk, ऐसे हम लोग फॉर ऑल चार्जेस, ऑल पॉइंट्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन फॉर्मूला मुझे मिलेगा किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। बच्चों इसके ऊपर है ना एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी एंड में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, क्या किया हमने, समझ में आया, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए सभी चार्जेस के साथ उसका पेयर बनाना है, उसका डिस्टेंस लेना है, डिवाइड बाय करना है, सबको ऐड करना है, बस इतना याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड जो होती है, उस एक्सटर्नल फील्ड, अभी क्या करना है, मतलब अभी तक हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं रखी थी, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बस सिस्टम लिया और उस सिस्टम के अंदर हमने चार्जेस को लेके आए, वो सिस्टम हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखी थी, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी, वो चार्ज को मैं अभी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूंगी। देखो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मान लो Q1 ये सिंगल चार्ज लिया इनिशियली। पहले हम सिंगल चार्ज की बात करेंगे, फिर दो चार्जेस की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ली। इनिशियली वहां पे क्या था बच्चों, बस एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, उसके बाद कुछ नहीं था। बट अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। इस एक्सटर्नल फील्ड का मान लो मैंने पोटेंशियल लिया VR बार, ठीक है, ये पोटेंशियल लिया मैंने उस एक्सटर्नल फील्ड का। तो बच्चों इनिशियली अभी क्या था कि वो चार्ज को लाने के लिए मुझे किसी वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ी थी। याद है हमने क्या लिया था, वर्क डन टू मूव दैट चार्ज क्या लिया था, इनिशियली 0 लिया था यहाँ पे, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं था। डायरेक्टली हमने उसको लेके आए, कोई फोर्स अपोज करने के लिए ही नहीं है, उसको डायरेक्टली हम लोग लेके आए। तो वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो अपोज करने के लिए कोई नहीं था, उसको हम डायरेक्टली लेके आए। तो यहाँ पे लेकिन अभी क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है VR बार, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे VR बार बी द पोटेंशियल ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे क्या करना है, नाउ सपोज we want to bring अपनी लैंग्वेज में लिखना है बच्चों। बुक की ऐसी सेम लैंग्वेज आने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। वैसे आप अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिखो, बस जो लिख रहे हैं वो राइट होना चाहिए। लैंग्वेज डजेंट मैटर, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हुए तो भी चलता है 11-12 में, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज from infinity to the given point, then क्या करना होगा, उसको यहां लाने के लिए अभी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब देन वी हैव टू work done against the electric field, और वो कितना होगा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों वो वर्क डन कितना होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू ये जो पोटेंशियल है इनटू दैट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला वही होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, तो Q1 है तो Q1 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q1 VR बार इंटू Q1। अब यहाँ पे ये जो है वर्क डन वही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrostatic potential। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसको हम डिनोट करते हैं U से। U इज इक्वल टू कितना होगा, VR बार इंटू चार्ज। Q लिया सिंगल तो भी चलेगा। बच्चों याद रखना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से हमें पोटेंशियल लेना है तो हम VR बार ही लेंगे, ठीक है। और दो चार्जेस का पोटेंशियल लेना है तो हम क्या लेते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ये लेते हैं, है ना। चार्ज की वजह से ये लेना है और फील्ड की वजह से ये लेना है। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बस VR बार से डिनोट करना एंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप इससे डिनोट करना। अभी मुझे बस इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए था, इसलिए मैंने क्या लिया, बस यही लिया, ठीक है। समझ में आया सबको बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन।
बच्चों ये अभी हमने देखा एक सिंगल चार्ज के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे दो चार्जेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेंगे, बस उसमें हम लोग क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है, जिसका पोटेंशियल हमने लिया VR बार। अब इनिशियली मैंने दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, ये मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को वहां से, मान लो यहाँ पे मैंने R1 पॉइंट, एक पॉइंट लिया कितने डिस्टेंस पे, R1 जितने डिस्टेंस पे लिया, दूसरा पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, R2 जितने डिस्टेंस पे लिया, और इन दोनों को मुझे R1 एंड R2 डिस्टेंस पे लेके आना है, ठीक है। तो इनिशियली मैं Q1 को लेके आऊंगी। जब मैं Q1 को लेके आऊंगी तो Q1 का हमने अभी अभी निकाला, एक चार्ज के लिए वहां पे अपोजिशन कितना है, मुझे बस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन है, तो मुझे वर्क डन बस उसकी वजह से करना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा वर्क डन to bring a charge Q1 from infinity to a point R1 is due to electric field, किसकी वजह से, due to electric field कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना होगा, वर्क डन W1 नाम देती हूं मैं इसको, W1 इज इक्वल टू V ऑफ R1 बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से भी है, R1 R2 दोनों लेना है, तो V ऑफ R1 इंटू Q1 आएगा। इसको मैं नाम देके रखती हूँ इक्वेशन 1। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने V लेने के लिए बोला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने Q1 को अभी लाके रखा, अपोज करके वर्क डन करके कुछ भी करके मैंने उसको वहां पे रखा, कहां पे, इस लोकेशन पे Q1 को मैंने यहाँ पे लाके रखा, ठीक है। अब Q1 यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ खुद का भी पोटेंशियल बनाएगा। मतलब अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, अभी इसने क्या किया, यहाँ आने के बाद खुद का भी एक पोटेंशियल बना के रखा, खुद का इलाका यहाँ पे बना के रखा। अब मुझे जब Q2 को लाना है तो ये वहां पे जाके उसका आदमी बन गया। अब वो बोलता है कि मैं उसको नहीं आने दूंगा, वो खुद अपोज करने का काम करने लगा, है ना। इसका मतलब जब मुझे Q2 को लाना है तो मुझे दो लोगों को अपोज करना है। कौन सा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा Q1, दोनों को अपोज करना है। इसका मतलब अब Q2 को जब मैं यहाँ पे लेके आती हूं तो मुझे वर्क डन दो चीजों के लिए करना है, एक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा अगेंस्ट द Q1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2, फ्रॉम infinity to point R2 due to electric field also and against the charge Q1 also, है ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लेते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखूं, इधर लिखती हूँ। थर्ड पॉइंट, वर्क डन फॉर Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए हम ऐसा ही फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे ही लिखना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, W इज इक्वल, W बाद में लेंगे, अभी फिलहाल बस W नहीं, कुछ नहीं, बस इसको इक्वल टू कर देते हैं, बाद में मैं उसको W2 कॉमन नाम दूंगी। Q2 कितना होगा, V इंटू R2 बार इंटू Q2, ठीक है। ये होगा, जैसे मैंने ये लिखा ना वैसे ही अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा। अब मैं क्या करती हूँ, फोर्थ पॉइंट,
सेम वर्क डन फॉर Q2 अगेंस्ट चार्ज भी होगा। ये मैंने इसकी वजह से ये अपोज कर रही थी, उसकी वजह से मैंने फोर्स लगाया। अब मुझे फोर्स इसकी वजह से भी लगाना है, तो वो कितना होगा, वर्क डन फॉर Q2 अगेंस्ट Q1, अगेंस्ट द चार्ज Q1, अगेंस्ट द चार्ज Q1 कितना होता है, मैंने चार्ज के लिए कितना लेने के लिए बोला है, आपको याद है, चार्ज Q1 कितना लेते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस, है ना, ये मुझे मिला। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन से किसके, वर्क डन से किसके लिए वजह से, फॉर Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज Q1 की वजह से। देयरफॉर उसके बाद लिखना है टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन फॉर चार्ज Q2 सॉरी, टोटल वर्क डन फॉर Q2 इज क्या होगा, दोनों की एडिशन, उसको मैं W2 नाम देती हूँ अभी। W2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिस प्लस दिस, मतलब V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, इन दोनों को ऐड किया। अब टोटल वर्क डन कितना लगेगा फॉर द टोटल कॉन्फ़िगरेशन, टू असेंबल द टोटल कॉन्फ़िगरेशन, सभी चार्जेस को असेंबल करने के लिए टोटल वर्क डन कितना लगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड करना है, चाहे इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2। ओके, नाउ 6 पॉइंट, टोटल वर्क डन, total work done required, total work done required to assemble the configuration, सबको, configuration मतलब ये सिस्टम को हम configuration बोल रहे हैं, सभी चार्जेस को assemble the configuration is क्या होगा, W is equal to, ये क्या है, V of R1 बार इंटू Q1 प्लस V of R2 बार इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये टोटल वर्क डन है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे ही बच्चों हम लोग n चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद है ना मैं आपको डाइपोल का बताती हूँ। ठीक है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं आपको डाइपोल का बताती हूँ। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी दो चार्जेस का हमने देखा, दो चार्जेस का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। एन चार्जेस के लिए हमने देखा सब पेयर हम लोग फॉर्म कर, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या आएगा वो हमने देखा। अब डाइपोल हम लोग लेने वाले हैं, तो उसके पहले मैं डाइपोल क्या है ये आपको बता देती हूँ। जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था आपको पता होगा, है ना, 11th स्टैंडर्ड में डाइपोल क्या होता है, डाइपोल लेंथ क्या होती है, और मैंने जब इसके पहले भी एक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने निकाला, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले मैं बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल, it is equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by a finite distance called as electric dipole, finite distance called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है देखो, मतलब क्या, एक माइनस क्यू चार्ज लिया एंड एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इन दोनों को हमने सेपरेट किया फाइनाइट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2L जितना डिस्टेंस होता है। वो सेंटर से कितना होगा, यहाँ से वो कितना होगा L, एंड यहाँ से वो कितना होगा L, तो L इन और ये L कितना होगा, L प्लस L दैट इज इक्वल टू 2L। ऐसे फाइनाइट डिस्टेंस से वो सेपरेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग और एक डेफिनेशन देखने वाले, दैट इज डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या होता है देखो, डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट हम लोग P बार से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है, दैट इज Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, चार्ज इंटू दैट फाइनाइट लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ दैट। ओके, अब यहाँ पे जब ये डाइपोल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लो इमेजिन करो यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल मैंने रखा। इनिशियली मान लो ये डाइपोल ऐसे था, ये डाइपोल ऐसे रखने के बाद क्या हुआ पता है कि इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क लगने के बाद ये ऐसे रोटेट हो गया। इसने क्या किया, खुद को रोटेट किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो रोटेट करता है, खुद को ऐसे कुछ एंगल से रोटेट करता है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन अभी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रोटेट करता है, खुद को रोटेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जब बॉडी में रोटेशन आता है उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। जो सिंगल होता है, ऐसे बॉडी को लीनियरली लेके जाता है, वो फोर्स होता है, इसकी बहुत डिटेल में बात की है हमने। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने की वजह से बॉडी में रोटेशन आता है, तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। मतलब रोटेशन मोशन में ये टॉर्क होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है वो टॉर्क कितना है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डाइपोल टॉर्क होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, PE साइन थीटा, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को यूज करके अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये स्लाइड है, इसमें हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करने वाले हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रखूंगी। तो देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में आप लोग डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, सेम जैसे मैं ड्रॉ करके देती हूँ वैसे ही डायग्राम आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये E बार मैंने लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज रखा एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा। ये क्या है, डाइपोल। ये डाइपोल कुछ एंगल पे मैंने रखा, मान लो थीटा जितने एंगल पे इसको हमने रखा है। अब मान लो इस चार्ज का दो चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर डाइपोल के दो चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस Q एंड दूसरा क्या होता है, माइनस Q। तो हमें पता है फोर्स कितना लगता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F बार अपॉन Q। तो F कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू QE बार, इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो जो प्लस Q चार्ज है वो कहाँ जाएगा, देखो ऑब्वियसली मैंने इनिशियली मान लो इसको ऐसे रखा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ मैंने प्लस चार्ज रखा, तो ये अगर प्लस Q है, ये अगर माइनस Q है, तो ये प्लस Q इस प्लस से रिपेल होगा, तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा वो। तो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, QE बार जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। सिमिलरली ये माइनस Q चार्ज जो है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस निगेटिव से रिपेल होगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा, माइनस QE बार। चार्ज माइनस Q है तो माइनस QE बार इतना फोर्स लगेगा। और हमें पता है डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में हम लोग लेते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। 2L मतलब फाइनाइट लेंथ हमने देखा 2L जितना डिस्टेंस है। ऐसा सेम डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं एंड देन मैं आपको उसका डेरिवेशन भी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, ये तो हमने देखा कि इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये डाइपोल मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अभी इसी को है ना पॉइंट वाइज आपको लिखना भी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, कंसीडर वाला, वही एज इट इज, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसको बोर होता है ना ये लिखना, वो फॉरवर्ड कर सकता है। बहुत सारे जो कॉन्वेंट स्टूडेंट्स होते हैं, CBSE ICSE वाले होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता, वो अपने सेंटेंस बना सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। बट मुझे तो सबके बारे में सोचना है, इसलिए मैं सभी लिख के देती हूँ। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी थे कि मैम डेरिवेशन का स्टेटमेंट लिखा करो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ। अगर किसी को बोर हो रहा है वो 2 के स्पीड से देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
consider an electric dipole separated by finite distance placed in an external electric field E बार. ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ई बार में. ठीक है, उसके बाद लिखना है सेकेंड पॉइंट. नाउ टॉर्क प्रोड्यूस्ड due to an external electric field is, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है? एक्सटर्नल, इधर लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना है? टॉर्क इज इक्वल टू, हमने क्या देखा? पी बार लगाओ क्रॉस ई बार. इसी को हम लोग लिखते हैं बच्चों पी ई साइन थीटा, है ना. अब इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए और एक एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा. एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनसाइड टॉर्क भी है और बाहर से भी टॉर्क लग रहा है, तो दोनों टॉर्क लगने की वजह से ये क्या करता है? रोटेट होता है ना. सो टू न्यूट्रलाइज, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क an external torque is applied, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? मान लो थीटा 0 पे था वो इनिशियली, और थीटा तक उसके ऊपर क्या किया? उसने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया. ठीक है, तो क्या बनेगा? हाँ, नाउ वर्क इज डन टू मेंटेन दिस टॉर्क. इस एक्सटर्नल टॉर्क को अप्लाई करने के लिए उसके अगेंस्ट क्या होगा? वर्क डन होगा. ओके, सो वर्क डन फॉर दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? यहाँ पे टॉर्क है, फोर्स की जगह पे क्या है? टॉर्क है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है. एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा? डी थीटा आएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा. ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि थीटा 0 से थीटा तक हो रहा है ना. तो वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक? थीटा 0 से थीटा तक, टॉर्क फॉर थीटा इंटू डी थीटा. अब सेम इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगेगा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी साइन थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दो. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. बच्चों यहाँ डी थीटा जो होता है, डी थीटा के साथ जो यहाँ पे टर्म रहेगी वही इंटीग्रेट होगी. बाकी कांस्टेंट टर्म तो इंटीग्रेशन के बाहर चली जाएगी, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं. थीटा 0 टू थीटा, पी ई को मैंने बाहर निकाल लिया. यहाँ पे इंटीग्रेशन बस किसका होगा? साइन थीटा डी थीटा का ही इंटीग्रेशन होगा. और बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको पता होगा, माइनस कॉस थीटा होता है, और उसका लिमिट भी लगता है जो फाइनाइट दिया है हमने. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू ई. साइन थीटा का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉस थीटा. थीटा 0 से लेके थीटा तक उसको हमने इंटीग्रेट किया. इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेती हूँ. इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, माइनस पी ई को मैंने बाहर ले लिया. यहाँ पे बचेगा बस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक? थीटा 0 से थीटा तक. ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त हम कैसे करते हैं? एक बार इस थीटा की जगह पे ऊपर का लिमिट पुट करेंगे, बीच में माइनस आएगा, एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो ये क्या बनेगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा, ये थीटा पहले पुट होगा, माइनस कॉस थीटा 0 पुट होगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे. ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. मैथमेटिकल मेथड्स में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अब अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या बनेगा? क्या मिलेगा? पी ई इन ब्रैकेट, ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, मतलब कॉस थीटा 0 में पहले लिखूंगी, प्लस हो गया,
ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, तो ये माइनस कॉस थीटा मैंने बाद में लिखा। बच्चों ये ही क्या है हमारा वर्क डन, ही क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। सो वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसका मतलब, इसको अभी हम कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, कहां से कहां तक, थीटा से थीटा 0 तक की पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको मैं लिखती हूँ u ऑफ थीटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम लोग लिखेंगे। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और इसी की जगह पे उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज पी ए कॉस थीटा 0 माइनस दैट इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था देखो, तो बच्चों एक बार मैं रिवाइज करती हुई इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली, उसमें हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया जो कि फाइनाइट डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, क्योंकि टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज पे एंड माइनस क्यू चार्ज से अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो टॉर्क यहाँ पे लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना मैंने बताया, पी बार क्रॉस ई बार, पी ई साइन थीटा, और वर्क डन कितना होगा, थीटा 0 तो थीटा हमने लिया, एक्सटर्नल वर्क डन पुट किया, उसको इंटीग्रेट करते गए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें वर्क डन मिला। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से निकालो, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, देन पोटेंशियल एनर्जी का हमें ये फॉर्मूला मिला। बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग स्पेशल केसेस स्टडी करने वाले हैं, मतलब मान लो मैंने इनिशियली डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा तो क्या होगा, एंड इनिशियली डाइपोल को अगर मैंने पैरेलल रखा तो क्या होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, ओके दिख रहा है सबको, और मैंने इस डाइपोल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कुछ तो भी लेती हूँ मैं, ये लेती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल को मैंने ऐसे रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो बच्चों जब परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली टॉर्क ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा रोटेशन मिलेगा अगर परपेंडिकुलर है, और अगर मैंने डाइपोल को पैरेलल रखा तो रोटेशन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब परपेंडिकुलर होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमें सबसे ज्यादा टॉर्क मिलेगा, और अगर मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, और जब डाइपोल पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। समझ में आया? तो इसकी स्पेशल केसेस हम लोग स्टडी करते हैं अभी। तो देखो स्पेशल केस 1 हम लोग देखते हैं। स्पेशल केस 1 क्या है? फर्स्ट, इफ इनिशियली अब इसको क्या हो गया, इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर, बच्चों बोर्ड को भूख लगी है वापिस से, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके एक सेकेंड ना, ऐसे ऑन कर देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तो थीटा 0 क्या बनेगा, थीटा 0 बनेगा 90 डिग्री, मतलब थीटा 0 को हम लोग लिखते हैं π/2, है ना। तो बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 मतलब 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। तो u कितना मिलेगा, देखो u इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Pe, मैं डायरेक्टली u लिखती हूँ इसको, हाँ Pe cos, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 0 बनेगा, तो u इज इक्वल टू Pe इंटू ये 0, एंड ये इक्वल टू नहीं, इसका माइनस है,
वो इक्वल टू बन गया π/2 माइनस कॉस थीटा। तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे बस माइनस साइन है, मैं इसको आगे लिखती हूँ, इंटू कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, PE कॉस थीटा। तो बच्चों ये PE कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया है ना। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P बार डॉट E बार लिख सकते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितनी मिलती है, U इज इक्वल टू माइनस P बार डॉट E बार विच इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पहला केस जहां पे डाइपोल परपेंडिकुलर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्स मिलेगी। ठीक है, केस 2 हम लोग देखते हैं अभी। केस 2, अब मैंने मान लो इसको मैंने पैरेलल दिखा दिया, अभी पैरेलल लगा दिया। ठीक है, डाइपोल को मैंने पैरेलल रख दिया। इफ इनिशियली dipole is parallel to the electric field means theta is equal to initial theta 0 is equal to क्या मिलेगा, 0। सो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, PE cos 0 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये कितना होगा, U इज इक्वल टू PE cos 0 कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये मुझे मिलता है मिनिमम। इट इज 1 माइनस है ना, 1 में से माइनस कर रहे हैं हम लोग है ना, इसका मतलब ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये मुझे मिलेगा मिनिमम। इसका मतलब क्या बच्चों, जब परपेंडिकुलर होगा डाइपोल तो हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और जब डाइपोल पैरेलल होगा तो हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो है ना। चलते हैं अभी नेक्स्ट। अभी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे एक सिस्टम दिया है, एक स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर के ऊपर मैंने इसको नाम दिया ABCD। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस रखे हैं। देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ऐसे 4 चार्जेस उसके 4 कॉर्नर्स पे रखे हैं। उसके बाद ये 2 चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको R नाम दिया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको R नाम दिया। ओके, और हमें निकालने के लिए बोला है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, n नंबर ऑफ चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। लेकिन उसके लिए हर एक चार्ज का दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चार्ज की पेयर हम लोग फॉर्म करेंगे दूसरे चार्ज के साथ। एम आई क्लियर? तो सबसे पहले देखो ये डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, हमारा फेमस पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे यूटिलाइज करूँगी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ABC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके मैं यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए मैं कंसीडर करती हूँ ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या बनेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा। हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होता है, रिमेनिंग 2 साइड्स जो है उनका स्क्वायर, उनकी एडिशन हम लोग करते हैं। तो मुझे AC का स्क्वायर ही चाहिए, दैट इज इक्वल टू AB कितना है यहाँ पे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2R स्क्वायर। मुझे AC चाहिए तो AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर। R स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद सिंपल R बचेगा, तो AC इज इक्वल टू मुझे मिलेगा √2R। ओके, ये मुझे मिला AC। ये डिस्टेंस कितना है, ये √2R। ओके, अभी सेम डिस्टेंस मैं किसके लिए यूज करूंगी, इसके लिए, क्योंकि ये भी सेम ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी कितना है √2R।
इसका मतलब सभी चार्जेस का डिस्टेंस अभी हमें पता है, हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टोटल चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, देखो U इज इक्वल टू, हमने क्या किया था बच्चों याद है, 1/4πε0 कॉमन लिखा था और सभी चार्जेस की हमने पेयर्स बनाई थी। तो देखो सबसे पहले ये प्लस क्यू में लूंगी, तो प्लस क्यू का प्लस क्यू के साथ पेयर बनेगा, मतलब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, मतलब क्या होगा प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू, राइट, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √2r, तो मैं यहाँ लिखती हूँ √2r, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ r, ओके, प्लस अब ये चार्ज का तीनों के साथ पेयर हो गया। अब इस चार्ज के बारे में सोचते हैं, इस चार्ज का भी तीनों के साथ पेयर होगा, लेकिन बच्चों हम लोग इसको ऑलरेडी ले चुके हैं, ये पेयर प्लस क्यू का पेयर ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको वापस नहीं लेना है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की हो जाएगी डबल, है ना। तो मैं बस अभी इन दोनों के साथ इसका पेयर बनाऊंगी, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, इसको प्लस करना है आगे, ओके, मैंने इस साइड लिखा, डिवाइड बाय कितना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दैट इज r, इंटू किया, प्लस ये कितना है प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है √2r, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू √2r होगा। उसके बाद अब ये बचा, देखो इन दोनों का हो गया, अब इसके साथ ये पेयर तो ऑलरेडी बन चुका है, अभी बस एक पेयर बनेगा, है ना, सबका सबके साथ पेयर बनना चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, सभी पेयर्स बन गई। अब बस इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू 1/4πε0, ये क्या बनेगा, देखो प्लस क्यू कितना होगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय r, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू कितना बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय √2r, प्लस ये कितना है प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय r, प्लस ये कितना होगा प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, डिवाइड बाय r, दैट इज अगेन माइनस क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय r, ये प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय √2r, प्लस माइनस क्यू क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय r, सबको ऐड किया, ओके। अब देखो यहाँ बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, ये एंड ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, बस ये दोनों बचते हैं माइनस वाले, है ना, दोनों को बेस सेम है, देखो इसका भी √2r है, इसका भी √2r है, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा फॉर्मूला, u इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती हूँ, दोनों को ऐड किया, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का बेस सेम है √2r मैंने किया, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1/4πε0, ये बनेगा -2q² डिवाइड बाय √2r, है ना बच्चों। ये जो √2 है इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, -√2 इंटू √2 डबल √2, और ताकि नीचे का एक √2 कैंसिल होगा, डिवाइड बाय कितना है 4πε0 इंटू √2 इंटू r, तो एक √2 यहाँ पे कैंसिल होगा और हमें मिलेगा u इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू √2q² अपॉन r, ये मुझे फॉर्मूला मिलता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला आया समझ में सबको। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस, ट्रायंगल देंगे या फिर स्क्वायर देंगे, दो चार्जेस देंगे, ऐसे सिस्टम देंगे आपको, और उसके हिसाब से आपको किसी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
इसी तरह और एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, ये वाला देखो, सॉल्व करके देखो आपको आ रहा है कि नहीं। देखो ट्राई करो एटलीस्ट न्यूमेरिकल पढ़ के कितना है। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है ये। क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ो। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम, मतलब देखो गिवन पहले लिख लो। Q1 इज इक्वल टू कितना दिया है 5 नैनो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू दिया है -2 नैनो कूलम। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसको हम लोग लिखेंगे -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, प्लेस्ड एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर 0 0, मतलब एक मान लो ये एक्सिस लिया हमने, यहाँ पे -2 नहीं कितना 2 ना 2 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके एक्स वाई जेड। तो यहाँ का डिस्टेंस है मान लो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने रखा 2 सेंटीमीटर 0 0, वाई एंड जेड दोनों भी 0 है तो क्या आएगा डिस्टेंस, ऑब्वियसली दोनों 0 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा। उसके बाद दूसरा कहाँ पे रखा है Q2 20 पे, 20 सेंटीमीटर 0 0, ठीक है। अब इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज R। ये हम क्या करेंगे 20 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 18 बनेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब R देखो हमें कितना मिला, R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये मुझे R मिला। ओके, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, हमें अभी निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए वापस हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 फोर्स नहीं निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यू का फॉर्मूला क्या है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब R, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, इसका वैल्यू हमेशा याद रखो 9 इंटू 10⁹ होता है, ये तो रट लो आप लोग। u इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10⁹, ये पूरा टोटल टर्म का वैल्यू, इंटू Q1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁹, Q2 कितना है -2, ये माइनस में यहाँ पे दे देती हूँ, 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय R कितना है 18 इंटू 10⁻²। बच्चों देखो 9 1 जा 9, 2 जा 18, ये 2 कैंसिल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10⁻, एक +9 -9 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 10⁻⁹ बचता है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी है -2 का, 10⁻⁹ और ये -2 जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये बनेगा +2, -9 +2 बनता है 7, -5 इंटू 10⁻⁷। बच्चों इसमें से एक में निकाल लेती हूँ, मतलब 0.1 में निकाल लेती हूँ, 0.1 निकाल के इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा -5 इंटू 0.1 इंटू ये 10⁻⁶ बनेगा, एक मैंने निकाल लिया -1 तो 0.1 कूलम। क्यों बताती हूँ, इसको मैं माइक्रो कूलम के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कूलम नहीं चाहिए मुझे, एनर्जी है जूल, मैडम जूल लिखो ये, है ना। तो ये क्या बनेगा -0.5, 10⁻⁶ की जगह पे मैं माइक्रो लिखती हूँ, माइक्रो जूल, ये मुझे एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड? ओके डन स्टूडेंट, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। और ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा टॉपिक मैंने आज खत्म किया है। डाइपोल से रिलेटेड, 2 पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड, एन चार्जेस से रिलेटेड, फील्ड के साथ सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। बच्चों होप्स आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो और वीडियो को शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियोस जाने चाहिए ताकि बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करके फिज़िक्स पढ़ सकें और सबको फिज़िक्स आसान लगे जैसे आपको आसान लग रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, सभी चैप्टर्स ज़रूर कंप्लीट होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी मैं लेते जाऊँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैम न्यूमेरिकल्स लिया करो। और JEE नीट के क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के पहले तो सिलेबस ख़त्म कर लें, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बाद में होंगे, JEE तो पहले होगा, लेकिन पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद तुरंत मैं आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दूँगी, मतलब तुरंत हमारे JEE नीट के क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे। तो आपके लिए ज़रूर मैं वीडियोस बना के अपलोड करने वाली हूँ बच्चों, डोंट वरी अबाउट दिस, सब कुछ होगा, बस आप पेशेंस रखो।
ओके पहले सिलेबस पढ़ लो, पूरा सिलेबस एक बार हो जाने दो, उसके बाद में एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स तो साथ में चल ही रहे हैं, वो भी ज़रूर होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।